नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है। 6 नए देश ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं। जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज जस्ट जब ये वीडियो बना रहा हूं उसके करीबन 12 मिनट पहले ये न्यूज सामने आई है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ब्रिक्स में 6 नए देश ऐड होने वाले हैं। ये देश आप देख सकते हैं दोस्तों, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और साथ साथ यूएई, अर्जेंटीना, इथोपिया हैं, जो कि ब्रिक्स के नए सदस्य बनने वाले हैं। इसके सिवा ये भी न्यूज सामने आ चुकी है कि नई मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से इन इफेक्ट भी आ जाएगी, यानी कि बस कुछ महीनों में ये नए ब्रिक्स के मेंबर्स भी बनने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों इस न्यूज को हम काफी ज्यादा गहराई से देखेंगे कि आखिरकार ये देश क्या है और इससे क्या पता चल रहा है। जो स्टार्टिंग से एक कहीं ना कहीं न्यूज सामने आ रही थी कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन को नहीं होने देंगे। कारण क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक रस्साकशी चल रही है। चाइना प्रयास कर रहा है इसको अपने पाले में ले जाने का। तो ये जो 6 नए देश आ रहे हैं, इससे क्या लगता है कौन जीता? इंडिया जीता, चाइना जीता, या फिर ये एक फॉल्स नैरेटिव था? इस पर भी आज की क्लास में चर्चा होगी। साथ साथ नैरेटिव की बात करें तो इस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार कैसे आखिरी क्षण तक पश्चिमी देश अलग अलग साजिश बुनते रहे, किस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज देखने मिली, क्या हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिरकार ये नया ब्रिक्स कितना ताकतवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हैं न्यूज आ चुकी है, अब ये ऑफिशियल हो चुका है। ब्रिक्स में 6 नए देश सदस्य बनने वाले हैं। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे सबसे पहले आपको बताता हूं, ये न्यूज तो अभी आई है, लेकिन 7 घंटे पहले देखिए क्या नैरेटिव चल रहा था। किसके द्वारा? वेस्टर्न मीडिया हाउस। यही वो मीडिया हाउस है जो कि इस प्रकार का भी नैरेटिव चला रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स नहीं जाएंगे। ब्रिक्स में कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो टग ऑफ वॉर चल रहा है। यही नैरेटिव फैला रहे थे कि ब्रिक्स एक्सपेंशन अटका हुआ है, डिविजन अभी भी हैं, तो एक्सपेंशन शायद नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तो चाइना कह रहा है कि हम हेजेमोनिस्टिक पावर नहीं हैं और ब्रिक्स एक्सपेंशन हम चाहेंगे होगा, और इससे हम हेजेमनी के लिए नहीं कर रहे कि ब्रिक्स एक्सपेंशन हो, क्योंकि हमारा दबदबा बढ़ जाए इसलिए हम नहीं चाह रहे। तो इस प्रकार की न्यूज सामने आ रहे थे कि चाइना हेजेमनी का प्रयास कर रहा है, ब्रिक्स को अपने कहीं ना कहीं हड़पना चाह रहा है और इसीलिए इंडिया इसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है। तो इस प्रकार का पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा था पश्चिमी मीडिया हाउसेस के द्वारा। अब ये नैरेटिव दोस्तों वापस से एक बार फिर गलत होता हुआ सामने आ गया है, क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स ब्रिक्स एक्सपेंशन होकर हमें देखने मिल रहा है। तो अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से देश हैं जो कि ब्रिक्स के नए सदस्य बनने वाले हैं, और सभी कंट्री का प्रोफाइल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला देश जो हमें देखने मिल रहा है जो ब्रिक्स मेंबर इस बार अब नए स्टेज में जो एडिशन हुआ है, इसमें जो आने वाला है वो है ईरान। ईरान की बात करें दोस्तों तो जैसा आप देख सकते हैं, ईरान का अपना अगर हम रिश्ता देखें इंडिया के साथ, अप्स एंड डाउन से गुजरा है। स्पेशली अगर आप देखें तो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं तेहरान पे भी सैंक्शंस कुछ सालों बाद सामने आ जाते हैं और हम ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं। उसके बाद रिश्ते वापस नीचे जाते हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट है, वहां भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ईरान के साथ इंडिया का रिश्ता ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चाइना का बड़ा ही कंसिस्टेंट पार्टनर है ईरान। तो ये जो नया देश ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला है, इसके बारे में हम क्या कहें? यही कहेंगे कि ये डेफिनेटली चाइनीज अलाई है, लेकिन इंडिया का भी कोई दुश्मन तो नहीं है। इंडिया के साथ भी इसके रिश्ते मधुर ही हैं, बुरे नहीं है। इंडिया ने इस पे काफी ज्यादा ट्रस्ट किया है, इस देश में इन्वेस्टमेंट भी किया है। अर्मीनिया के साथ, अर्मीनिया अजरबैजान वॉर चल रहा है, उसमें ईरान के द्वारा ही इंडिया वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है अर्मीनिया को। तो इंडिया और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और वो कंट्री है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप देखें तो एक न्यूट्रल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ऐसी कंट्री है जो कि दोनों देशों के साथ अच्छा रिश्ता रखता है, वो इसका सदस्य बनने वाला है। पर दोस्तों एक बात तो पक्की है कि ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ये लैंड रूट प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी के लिए। पाकिस्तान के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं, अफगानिस्तान के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और अब ये ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला है। दूसरा देश अगर आप देखें दोस्तों, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना दोनों का ही बड़ा ही करीबी देश है और बड़ा प्रॉपर तरीके से दोनों देशों के साथ इसने अपने रिश्ते को बैलेंस कर रखा है। इंडिया के साथ भी रिश्ते बहुत मधुर हैं, स्पेशली जब से प्रिंस एमबीएस आए हैं। कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के साथ उनका जो रिश्ता है उसमें कुछ खटास देखने मिलती है और उसके बाद से इंडिया
और चाइना, दोनों से ही काफी ज्यादा करीबी बढ़ी है। इंडिया के साथ स्पेशली सऊदी अरेबिया भी बहुत करीब है। तो ये वो देश है जो कि अगेन इंडिया चाइना टग ऑफ वॉर चल रहा है ब्रिक्स एक्सपेंशन में। चाइना अपने पिट्ठुओं से इसको भरना चाहता है, ऐसा न्यूज सामने आया था। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया इज अ न्यूट्रल प्लेयर, दोनों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। दोनों में से कोई भी देश ये नहीं सोचेंगे कि कहीं से भी अगर आप देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट सऊदी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही अगर आप देखें यूएई तीसरा जो मेंबर ऐड हो रहा है, इसके रिश्ते इंडिया के साथ तो बहुत मधुर है। कहीं ना कहीं पीपल कनेक्शन भी बहुत अधिक हो चुका है। और जिस प्रकार से हम I2 U2 जैसे अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आए हैं, वैसे ही सऊदी अरेबिया ईरान दोनों में ही अगर आप देखें तो अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। और साथ साथ यूएई अगर आप देखें तो रशिया के भी करीब है। अभी जब रशिया में वेस्टर्न सैंक्शंस लगा तो रशियन अपने इन्वेस्टमेंट को यूएई के थ्रू ही रीराउट करना शुरू कर दिए थे। तो रशिया के भी करीब है, चाइना के भी करीब है। तो यूएई एक ऐसा देश अगेन इस एक्सपेंशन में उस कंट्री को चुना गया जो कि दोनों देश कह सकते हैं, इंडिया भी चाइना भी दोनों के ही करीब है। तो दोनों में से कोई भी यूएई को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रखते। तो रस्साकशी में कौन जीता? अगेन मैं कहूंगा न्यूट्रल। दोनों ही देश खुश है, इंडिया भी खुश है यूएई को लेके, चाइना भी खुश है। सऊदी के साथ भी वही है, इंडिया भी खुश है, चाइना भी खुश है। ईरान के साथ भी कुछ वैसा ही कह सकते हैं, हम दोनों बड़े खुश हैं। अगला देश देखते हैं दोस्तों, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अगर आप देखें दोस्तों तो ये वो देश है जो कि अभी रिसेंटली इंडिया के साथ आया है, काफी ज्यादा डिफेंस पार्टनरशिप करना चाह रहा है। इंडिया के साथ ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है और अर्जेंटीना इंडिया के रिश्ते भी मधुर हैं। वहीं चाइना अर्जेंटीना के रिश्ते भी बहुत मधुर हैं। कारण क्या है? अर्जेंटीना में काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, तो चाइनीज इकोनॉमी उन मिनरल्स को भी कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार से अर्जेंटीना भी, दोनों देश उनको लेके, अर्जेंटीना को लेके दोनों ही देश न्यूट्रल स्टैंस रखते हैं। तो रस्साकशी में ना इंडिया जीता ना चाइना जीता, वापस से क्या है? ड्रॉ है। तो यानी कि वही देश लिए जा रहे हैं जिसको लेके इंडिया भी खुश है, चाइना भी जिसके साथ कहीं ना कहीं अपने करीबी संबंध देखता है। और साथ साथ अगर आप देखें इसके बाद जो देश है वो है इजिप्ट। इजिप्ट अगर आप देखें तो रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट दौरे पर गए थे। इजिप्ट दौरे के साथ साथ यहाँ पे सुएज कैनाल है और इसके साथ साथ सुएज कैनाल वाले इलाके में अगर आप देखें तो काफी मेजर यहाँ पे एसईजेड्स भी बन रहे हैं जहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस रीजन में भी इजिप्ट के साथ इंडिया की जो करीबी है वो अचानक से बढ़नी शुरू हुई है, रिकिंडल किया गया है। कुछ साल पहले कहीं ना कहीं इजिप्ट और इंडिया में जो रिश्ते थे मतलब खास नहीं थे, बस चल रहे थे। लेकिन अभी वापस से एक नई ऊर्जा दी गई है और उसी में अगर आप देखें तो इजिप्ट के साथ इंडिया के रिश्ते बड़े मधुर हैं। चाइना के साथ भी अच्छे ही रिश्ते हैं इनके। तो कहीं ना कहीं अगेन ये अगर आप देखें तो जो पूरा वेस्टर्न नरेटिव था कि ब्रिक्स एक्सपेंशन को लेकर रस्साकशी चल रही है, चाइना कहीं ना कहीं इसको अपने ही पिट्ठुओं से भर देगा, इंडिया नहीं होने देगा ब्रिक्स एक्सपेंशन, ये सब लग रहा है मानो बस और बस एक नरेटिव था। दोनों ही देश जानते हैं ब्रिक्स एक्सपेंशन तो कंसेंसस से होगा। तो दोनों देश वही देशों को चुने हैं जो सच में ब्रिक्स को पावरफुल भी बनाएंगे एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो दोनों देशों के साथ रिश्ते भी उनके मधुर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ब्रिक्स पूर्ण रूप से एक देश का ही वॉइस बोलना शुरू कर दे, वैसा नहीं हुआ है। अगेन न्यूट्रल कंट्रीज चुने गए हैं। इसके सिवा अगर आप देखें अगला देश इथोपिया है। अब इथोपिया आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि इसको क्यों चुना, इससे अच्छा तो अफ्रीका में नाइजीरिया होता, नाइजीरिया को चुनना चाहिए था, मेजर इकोनॉमी अफ्रीका की नाइजीरिया है, फिर इथोपिया क्यों? अब ये सवाल तो उठेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इथोपिया वो देश है जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। तो इसलिए अफ्रीकन यूनियन को लेके इथोपिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वजह से मानो जैसे इथोपिया को चुना जा रहा है। इंडिया भी काफी ज्यादा ऑफ लेट इथोपिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिक मींस में इन्वेस्ट और नॉट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब डिप्लोमेटिक एनर्जी अपनी जो इथोपिया में इन्वेस्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इथोपिया चाइना के काफी करीब है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इथोपिया का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा अगर आप देखें तो इस तरीके से है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो अफ्रीकन यूनियन में ही अच्छी खासी पकड़ अपनी रखता है। तो अब अगर आप इन टोटल देखें तो ब्रिक्स की बात करते हैं तो कितना पावरफुल होगा ये ब्रिक्स। तो अगर हम देखें दोस्तों ब्रिक्स इकोनॉमीज की बात करें तो अगर हम देखें तो कौन कौन से देश हैं, तो इसमें से जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में देखें तो जो नया एडिशन हुआ है उसमें टॉप 20 में आपको केवल सऊदी अरेबिया देखने मिलेगा। वहीं अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में देखें करंट जीडीपी में, तो उसमें जो नए देश ऐड हुए हैं उसमें सऊदी अरेबिया 17वें नंबर पे मिलता है, 17th नंबर पे, इजिप्ट मिलता है 18th नंबर पे और ईरान मिलता है 22nd नंबर पे। बाकी सारे देश अगर आप देखें जैसे यूएई हो गया,
तो अर्जेंटीना हो गया, तो ये सब तो लिस्ट में भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में 3 देश हैं जो कि जीडीपी में अगर आप देखें तो ग्लोबल वेट कुछ तो रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो काफी टाइम से ब्रिक्स और G7 का कंपैरिजन चल रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप देखें 2023 में जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में ब्रिक्स ने ऑलरेडी G7 को से ज्यादा अगर आप देखें तो इसका वेट बढ़ चुका है। और अब जब ये नए कंट्रीज ऐड हो चुके हैं तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान के बाद ये जो वेट है ये और ज्यादा अधिक आपको देखने मिलेगा। यानी कि G7 से और ज्यादा शक्तिशाली अब हो चुके हैं अगर हम ब्रिक्स एज अ होल देखें। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, जब भी इस प्रकार का स्टैटिस्टिक्स चार्ट दिखता है तो एक बात समझिए, G7 और ब्रिक्स में अंतर है। G7 अगर आप देखें तो आज भी उनमें कुछ देशों का अपना इकोनॉमिक यूनियन है यूरोपियन यूनियन के रूप में। वैसे ही अगर आप G7 की बात करें तो सभी के सभी में मिलिट्री अलायंस है, नेटो के रूप में ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कल्चरल एफिलिएशन है, वो जो एंग्लो सैक्सन वाले जो वैल्यू सिस्टम है ये सब रखते हैं, वो चीज ब्रिक्स में मिसिंग है। ब्रिक्स में होमोजेनिटी नहीं है, इट्स अ हाईली हेट्रोजिनस ग्रुप। इंडिया के कल्चरल वैल्यूज, चाइना के कल्चरल वैल्यूज, ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के, रशिया के, जमीन आसमान का अंतर है सभी देशों में। कहीं से भी खास इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही है। तो आज भी अगर आप देखें, भले ब्रिक्स लेबल करके हमने सबको जोड़ के बड़ा हो चुका है इकोनॉमी में, लेकिन आज भी आपस में जो इंटरमिंगलिंग, जो एसिमुलेशन होना चाहिए वो नहीं देखने मिलता है। तो अभी इनिशिएटिव्स का पर्पस ही यही है कि वो एसिमुलेशन को बढ़ावा दिया जाया जा सके। अब सवाल उठता है फ्यूचर में ब्रिक्स कितना पावरफुल होगा। तो दोस्तों, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का एक सर्वे है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में 2030 में कितना, 2050 में कितना। तो 2050 में अगर आप देखें तो इन देशों में से, पहले तो पूरा बता देता हूं आपको, चाइना नंबर 1 ऑलरेडी है ही जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में, तब भी बना रहेगा, करीबन करीब 58 ट्रिलियन का होगा। वैसे ही अगर आप देखें तो इंडिया 44 ट्रिलियन होगा इन परचेजिंग पावर पैरिटी। वापस याद दिला रहा हूं, नंबर 3 पे यूएस होगा 34 ट्रिलियन पे। वहीं अगर आप देखें तो बाकी इन देशों में जो रशिया है 7131 ट्रिलियन पे होगा। और इन देशों में जो नया एडिशन हुआ है इसमें सऊदी अरेबिया होगा करीबन 5 ट्रिलियन पे, तो ये होगा 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। वैसे इजिप्ट होगा 15th लार्जेस्ट, ईरान होगा 17th लार्जेस्ट, अर्जेंटीना अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो नीचे आ गया है, 29th लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बाई 2050 ब्रिक्स कंट्रीज बहुत पावरफुल रहेंगे। उनमें से ये देश में ये 4 देश आपको देखने मिलते हैं जो कि इस लिस्ट में भी देखने मिलेंगे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना। अब सवाल उठता है कौन से वो देश हैं जो सच में 2050 तक इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट वेट रखने लगेंगे, लेकिन इस लिस्ट में नहीं है ब्रिक्स में। उनमें से नंबर 1 अगर आप देखें दोस्तों वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ये जगह मिलनी चाहिए ब्रिक्स में। इसके सिवा मेक्सिको है, हालांकि मेक्सिको ने तो मना कर रखा है, ऐसा न्यूज सामने आ रही है कि हमें ब्रिक्स वगैरह ज्वाइन नहीं करना। वैसे ही अगर आप देखें तो और कोई इंपॉर्टेंट देश है वो है नाइजीरिया, जो कि अगेन जगह डिजर्व करता है। तो अगेन न्यूज भी यही है कि दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन, अभी और एक्सपेंशन के राउंड्स होने हैं और साथ साथ सवाल भी उठनी है ब्रिक्स करेंसी की। तो दोस्तों अभी अगर हम देखें ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है, अगर आया तो ये दोस्तों फिएट करेंसी नहीं होगा, रिसोर्सेज के द्वारा बैक्ड होने वाला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा मिनरल वेल्थ का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो नए देश ऐड किए गए हैं इसमें ये सभी के सभी मिनरल रिच रीजन है, फिर वो ईरान हो क्रूड ऑयल, सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल, यूएई क्रूड ऑयल, अर्जेंटीना लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, जो कि अगेन करेंसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिएट करेंसी नहीं है, कमोडिटी बैक्ड है, तो गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा लिथियम वगैरह भी हो सकता है, उससे भी हम कमोडिटी बैकिंग कर सकें करेंसी की। अगेन इजिप्ट अगर आप देखें तो रिसोर्सेज में बहुत रिच तो नहीं है, नेचुरली ठीक ठाक है, लेकिन अगेन आप देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज हम एरिट्रिया के लिए भी यही बात कह सकते हैं। तो फ्यूचर में जब ब्रिक्स करेंसी आएगा तो ऑलरेडी ब्रिक्स ग्रुपिंग में वो देश आ चुके हैं जो ग्लोबल कमोडिटी, जो सिग्निफिकेंट कमोडिटीज हैं, फिर वो ऑयल हो गया, लिथियम हो गया, गोल्ड हो गया, उन सब का भंडार आपको यहां पर देखने मिल रहा है। तो अगेन फ्यूचर के लिए भी रास्ता यहां पर खोला जा रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है,
स्पेशल लर्निंग वीक कल से स्टार्ट हो रहा है। 25 अगस्त से 31 अगस्त स्पेशल क्विज सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डीपीपी डिस्कशन होगा, एमसीक्यू सीरीज है आपके लिए। मैं कल शाम को 5 से 6, 6:30 से 7:30 2 स्पेशल क्लास ला रहा हूं। अगस्त में जितने भी करंट इश्यूज हुए हैं तो उन सब पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जरूर जुड़िएगा मुझसे स्पेशल क्लास में। बाकी आप देख सकते हैं हर 3 में एक लर्नर जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी सीएससी 2022 का, वो अनअकैडमी से आते हैं। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और अब ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है, केवल 8,420 रुपए में बोध बैच में हिंदी में, और बाइलिंगुअल बैच आपको मिल रही है जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं, लाइव आंसर राइटिंग है, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, टॉपर्स क्लासेस हैं, ये सब आपको मिल रहे हैं। डेमो सेशन भी है ऑलरेडी, देखिएगा कैसा कोर्स है, ऑलरेडी मैंने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का बनाया है तो जरूर देखिएगा। पाथफाइंडर पास भी है दोस्तों आपके लिए, केवल 19,999 रुपए में इंट्रोडक्टरी ऑफर है। आपको 2 साल के लिए 30,000 से अधिक क्लास, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब मिलते हैं। सारे ऑप्शनल कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, तो ये सब आपको मिलता है केवल 19,999 में। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, एनरोल कर लें। आप चाहें तो ऑप्शनल में इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शनल्स हैं। उड़ान जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी है जो कि आपको मिलता है केवल 14,315 रुपए में। यूज द कोड KC10 एंड मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। उड़ान जीएस पूरा मिलेगा, ऑप्शनल बैचेस भी मिलेंगे, साथ साथ हमारी फैकल्टी टीम है, इनका भी ये इनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो